हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वेश्चन बैंक के 19वें सत्र में, जिसमें हम देखते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज भी देखते हैं क्या है हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके पहले आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, तो चूंकि बाद में कोई यह आरोप न लगाए कि हमारे साथ धोखा हो गया। ये जो वीडियो है यह एक वीडियो है, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो ही चलता है, कोई क्यूज़ नहीं चलता। और जितने भी आपको वीडियो आपको दिए जा रहे हैं ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। कोई ये कमेंट ना करे कि हमें ऐसा धोखा हो गया या फिर बकवास है, जो भी मतलब उल्टा सीधा कोई कमेंट ना करे। जिनको अच्छा लगे वही वीडियो देखे। कोई यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी को नहीं बुलाया जाता है। मैं कभी भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप आइए, बस इतना बोलता हूँ कि आके देखिए, अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो स्किप करके भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो प्रश्न है उनको देखते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए 12 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 14 फरवरी और डी 13 फरवरी। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें डी 13 फरवरी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक, अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तब हो जाएगा हमारा 8 मार्च। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए तो 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सद्भावना शुरू हुआ है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी पंजाब। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर होगा हमारा राजस्थान। जो राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी जो पाकिस्तान से जो सटा हुआ है, वहीं पर हम लोगों ने मतलब हमारे सेना ने, बीएसएफ की सेना ने क्या शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भावना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सद्भावना हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न हमारा, संविधान में विधि का शासन द्वारा संविधान में विधि का शासन जो विचार है कहाँ से लिया गया है? ये विधि का शासन जो विचार है ये क्या होता है पहले समझ लीजिए। विधि का शासन कहने का मतलब है, देखिए कोई देश होते हैं जहाँ पे राजा का शासन होता है। ठीक, जो राजा चाहेगा वही होता है। कोई देश होते हैं जहाँ पे पूंजीपतियों का देश होता है। जो पूंजीपति होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा, वो चाहेगा वो होगा। ठीक, या फिर कोई देश होता है जहाँ का संसद जो चाहे वो कर सकती है। ठीक, लेकिन जो ये विधि का शासन है, यानी हमारा देश जो भारत है, यहाँ पे कानून चलता है, सबके लिए कानून हो, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या फिर कोई भी कितना भी मतलब अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, सभी किसके अंतर्गत आते हैं? विधि यानी कानून के अंतर्गत। यानी कि जितने भी हमारे नेता हैं, जितना भी संसद है, सबके किसके अधीन है? तो हमारा जो संविधान है उसके अधीन है। यानी कि जाहिर सी बात है, मतलब इसको शॉर्ट रूप में कहा जाए तो हम मतलब ये कह सकते हैं कि यह किस देश से लिया गया है कि जो भी होगा सबसे मतलब ऊपर कौन होगा? संविधान होगा, सरकार से भी ऊपर संविधान होगा। ठीक, तो यह किस देश से लिया गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा उत्तर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन देश से इस बात को लिया गया है कि हमारा जो कानून होगा सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब कराई थी? ठीक, तो चलिए इसका ऑप्शन है ए 1817, बी 1830, सी 1815 और डी 1825। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में क्या किया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कारगिल युद्ध कब हुआ था? जो कारगिल युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, कब हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, 1965 है ए, बी 1972 है, सी 1976 है और डी 1999 है। तो सही हमारा आंसर क्या होगा? सही हमारा आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह धो दिया था। और इसी के विजय के उपलक्ष्य में हम लोग कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ठीक, तो ऑप्शन है 1915, बी 1191, सी 1949 और डी 1764। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी, सी राजकुमारी अमृता कौर, डी एनी बेसेंट। तो हमारा आंसर क्या होता है? चलिए देख लेते हैं हम। हमारा सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका जल्दी से आप लोग उत्तर दे दीजिए कि सॉरी अब तो बता ही दिया, सरोजिनी नायडू जो थी वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है ए 1761 ईस्वी, बी 1659 ईस्वी, सॉरी 1669 ईस्वी, सी 1900 ईस्वी और डी 1576 ईस्वी। तो चलिए आंसर देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हमें आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा में सुधार लाने के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच नामक आयोग का गठन किसने किया था? तो हमारे देश में शिक्षा में सुधार लाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था चार्ल्स वुड डिस्पैच। और चार्ल्स वुड डिस्पैच नाम इसलिए था क्योंकि जो आयोग बना था उसका हेड कौन था? चार्ल्स वुड डिस्पैच, एक व्यक्ति का नाम था, वो उसका हेड था। आमतौर पर जितने भी आयोग बनाए जाते हैं उसका जो अध्यक्ष होता है, जो उसका हेड होता है, उसी के नाम पे उस आयोग का नाम रख दिया जाता है। ठीक, लेकिन इस आयोग का गठन किसने किया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कार्नवालिस और डी लॉर्ड मेयो। तो हमारा सही उत्तर क्या होता है, चलिए देखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इस आयोग का गठन किया था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यूएनओ का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन हमारा 1955, 1945, 1950 और 1947। ये जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसके तुरंत बाद इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि फिर से कोई युद्ध ना हो, जल्दी से विश्व में शांति बनी रहे, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। और यह कब किया गया था? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। ठीक, और इसके प्रथम जो इसके महासचिव थे उनका नाम क्या था? ट्रिगवेली था। उनका क्या नाम था? ट्रिगवेली। ठीक, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ यूएनओ का? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ, जरा इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दे दीजिए कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। ठीक, चलिए तब तक अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन है ए 1526 ईस्वी में, बी 1535, सी 1250 और डी 1555 ईस्वी में। ठीक, तो देखिए जो प्रथम पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसी के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था किसके किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसको हराया, और उसी समय मुगल साम्राज्य की उसने नींव रखी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1526 ईस्वी में। ठीक, 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और पहला अगर पूछा जाए बादशाह कौन था तो बाबर था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? ठीक, भारत में जब शिक्षा का, जैसे अभी अलग अलग राज्यों में शिक्षा का अलग माध्यम है। ठीक, जैसे अगर सीबीएसई की बात करें तो माध्यम क्या है? अंग्रेजी है। अगर बिहार बोर्ड में ये तो यहाँ पे इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। ठीक, तो मतलब पहले अंग्रेजी नहीं था, तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने वाला कब बनाया गया? ठीक, क्योंकि देखिए अंग्रेजी को बनाना पड़ता, क्योंकि अंग्रेज जो थे हम लोगों से बेहतर उस समय, जब मान लीजिए जब ये हमारा देश गुलाम था, तो जाहिर सी बात है शिक्षा की बात किया तो हम लोग की शिक्षा से उन लोगों की शिक्षा काफ़ी आगे थी। लेकिन और जब हम लोग उनकी शिक्षा लेंगे तो जाहिर सी बात है उन लोगों की जब वो लोग शिक्षा देंगे तो वो लोग अपने भाषा में ही देंगे। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, जब मान लीजिए कॉलेज की स्थापना होगी, यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई, तो जो एजुकेशन उन लोगों को देना था वे तो सारे उन लोगों के बुक थे, जितने भी उन लोग के सब उन लोग का भाषा में थे, इंग्लिश में थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को ही शिक्षा का माध्यम बनाया। तो कब बनाया उसका आंसर चलिए देख लेते हैं। 1835 का एक अधिनियम आया, उसी अधिनियम के तहत उन लोगों ने क्या किया कि भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन है ए ईरान, बी भारत, सी सऊदी अरब, डी इटली। तो सही उत्तर क्या होगा चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी इटली। इटली जो है करने वाला है G20 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो हमारा ऑप्शन है ए 39, बी 63, सी 140 और डी 142। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 140। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 140 है।
चलिए नेक्स्ट, नहीं सॉरी 140 नहीं होगा, यहाँ पे गलत ही लिखा गया है, 39 होगा, केवल 39। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है, 39, इसको क्रॉस कीजिएगा, ये गलत है। ठीक, सही आंसर क्या होगा हमारा, 39 होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देखिए विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 39 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वां स्थान है भारत का। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें 140वां स्थान है, और 142वां स्थान पर किस इंडेक्स में है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक, तो इस बात को फिर से याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें 39 नंबर पर है भारत। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाए तो 63वें नंबर पे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात की जाए तो 140वें स्थान पे, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए तो 142वें स्थान पे है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, जब किसी, देखिए यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के लिए छोड़ दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्यों टूटता है। देखिए क्वेश्चन यूपीपीएससी 1995 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि जब मान लीजिए किसी बोतल में हम पानी को भर दें और उसको फ्रिज पूरा फुल भरना है और फ्रिज में उसको ठंडा करने के लिए रख दें तो बोतल जो है टूट सकता है, टूट जाता है। क्यों टूटता है? ऑप्शन हमारा देखिए पहला क्या है, पहला कहता है पानी जमने पर फैलता है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि बोतल हिमांक पर सिकुड़ता है, यहाँ पे सिकुड़ता है होगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन है बोतल का तापक्रम अंदर के तापक्रम से ज़्यादा होता है, और पानी गर्म करने पर फैलता है। देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कथन दिए गए हैं सारे कथन गलत होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक कथन सही होंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन के अनुसार सही कथन चुनना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बोतल आखिर टूटता क्यों है, उसका मेन कारण क्या है। ठीक, तो देखिए पानी गर्म करने पर फैलता है, ये तो नहीं होगा। ठीक, अगर बोतल का तापक्रम अंदर के तापक्रम से बोतल के बाहर का जो तापक्रम होता है अंदर के तापक्रम से ज़्यादा होता है, यहाँ पे बाहर छूट गया है। तो ये भी बात सही है। देखिए जो बोतल के अंदर जो तापक्रम होगा, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए बोतल को ठंडा किया गया है तो उसके अंदर जो तापक्रम होगा उस बाहर की तुलना में तो उसका तापक्रम कम होगा, और बाहर उसका तापक्रम ज़्यादा होगा और बोतल के अंदर कम होगा, लेकिन उस कारण से वो नहीं टूटता है। बात सही, देखिए कथन सही है, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा ये। अगला है बोतल हिमांक पर सिकुड़ता है। बोतल का जब हिमांक जमने का जो थी कम होता है तो इसलिए सिकुड़ता है, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ई, पानी जमने पर फैलता है। इस बात को आप याद रखिएगा। हो सकता है कि आप लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन सही बात है कि जब जो पानी ले लीजिए और बर्फ ले लीजिए, अगर बात करें इन दोनों में घनत्व किसका अधिक है, तो पानी का घनत्व जो होता है बर्फ की तुलना में अधिक होता है। ठीक, यानी कि बर्फ जो होता है ज़्यादा जगह लेता है। तो इसलिए जब पानी मान लीजिए फुल पहले से बोतल में किया गया है, जब उसको हम लोग ठंडा करेंगे तो उसका घनत्व बढ़ेगा, घनत्व घटेगा और आयतन उसका बढ़ेगा। तो जब आयतन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बोतल को क्या करेगा, फाड़ देगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है ए बुर्जहोम, बी कोल्डिहवा, सी ब्रह्मगिरी और डी संगकल्लू। ठीक, इसका मतलब आपको समझा दूं क्या कहा जाए। जो पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक का मतलब हो गया प्राचीन स्थल। ठीक, जहाँ पे गर्त आवास का मतलब हुआ, जिसे मान लीजिए कि जमीन हो गया। ठीक, और जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर मतलब लोग रहते थे, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, इसका जो सबूत है कहाँ से मिला है। ठीक, तो देखिए इसका सब आंसर हो जाएगा हमारा, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बुर्जहोम जो कहा है ये कश्मीर में है। और देखिए वहाँ पे लोग गर्त आवास क्यों बना कर रहते थे, जैसे मान लीजिए क्योंकि कश्मीर में तो बर्फ़ है। ठीक, और मान लीजिए बर्फ़ है वहाँ पे पूरा, और वहाँ पे जब सर्द हवाएं रात को चलती थी तो वहाँ पे बताइए प्राचीन जो लोग थे, जो आदि मानव थे, ऐसा तो नहीं था उनके पास रजाई था और रजाई ओढ़ के सो जाए कहीं भी। ठीक, और घरों का उसमें घर भी नहीं होता था उन लोगों के पास, तो वे लोग क्या करते थे, ठंड से बचने के लिए ज़मीन को खोद देते थे और उस ज़मीन के अंदर वे सोते थे या रहते थे, ताकि जब सर्द हवाएं जो चलेंगी वो ऊपर पास कर जाए। ठीक, क्योंकि ज़मीन के अंदर हम रहेंगे तो हवाएं ज़मीन के अंदर थोड़ी घुसेंगी, वे तो हवाएं ऐसे चलती हैं। ठीक, तो क्या होगी, हवाएं पास हो जाएंगी और ज़मीन के अंदर नहीं आ पाएंगी, और वे लोग ठंडी से बचने के लिए ऐसा करते थे। तो ऐसा देखिए वो ठंडी से बचने के लिए उसमें तो रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि बाद में बर्फ़ गिरे उसी में लोग दब के मर जाए। तो उसी का साक्ष्य हमें मिला है कहाँ से, तो बुर्जहोम से। और बुर्जहोम ये जगह कहाँ है, तो कश्मीर में है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बुर्जहोम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर कहाँ स्थित है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है ए देखिए कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी झारखंड और डी तमिलनाडु। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
18वां प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना की गई थी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? देखिए पहला ऑप्शन है नरसिम्हन समिति, बी यंग हिल्टन समिति, सी गोरेवाला समिति और डी तेंदुलकर समिति। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। पहले इसका सही आंसर हो जाएगा गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना की गई थी। चलिए कुछ और फैक्ट्स को जान लेते हैं। जैसे कि देखिए पहले बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंक हुआ करते थे। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना 806 ईस्वी में हुआ था, 1806 ईस्वी में हुआ था। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 ईस्वी में हुआ था और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में हुआ था। इन तीनों बैंकों का क्या किया गया? इन तीनों बैंकों का विलय किया गया, मर्ज किया गया कब? 1921 ईस्वी में। और किस नाम से इसको जाना गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना गया। ये तीनों बैंक, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मर्ज कर दिया गया, यानी कि विलय कर दिया गया, मिला दिया गया और इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। और इसको विलय कब किया गया? तो 1921 ईस्वी में किया गया। ठीक, फिर 1955 ईस्वी में इसी इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस समिति की सिफारिश पर? तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? ठीक, केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? ऑप्शन है ए अमित शाह, बी अर्जुन मुंडा, सी पीयूष गोयल और डी स्मृति ईरानी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो सहकारिता मंत्रालय है, ये सहकारिता मंत्रालय, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे नवीनतम मंत्रालय हमारा जो कैबिनेट है, इसमें कौन सा नवीनतम मंत्रालय हमारे कैबिनेट में जोड़ा गया है, तो सबसे जो नवीनतम मंत्रालय है उसका नाम है सहकारिता मंत्री। सहकारिता मंत्रालय सबसे नवीनतम मंत्रालय है। और इसको दे कौन है, इसका मतलब मंत्री कौन है, इसलिए उसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह जो है वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं। ठीक, और ये गृह मंत्री भी हैं। चलिए और चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे देखिए अमित शाह क्या क्या है, तो अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। बात की जाए अर्जुन मुंडा की, तो ये क्या है, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। पीयूष गोयल की बात की जाए तो पहले रेल मंत्री थे लेकिन अब नहीं है, अब इनको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे और अभी भी हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री इनको बना दिया गया है। और एक कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी से लेकर इनको धरा दिया गया है कि लीजिए कपड़ा आप संभालते रहिए। ठीक, और स्मृति ईरानी जी कोई महिला एवं बाल विकास मंत्री इनके पास रहने दिया गया है। पहले एक कपड़ा जो मंत्रालय था इनके पास था, लेकिन अभी यहाँ से हटाकर इनको पीयूष गोयल को दे दिया गया है। ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न आखिरी प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारा 22 मई, 23 मई, 24 मई और 25 मई। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर होगा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं हम। तो चलिए हमारा 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अगर फैक्ट जोड़ने का मुझे ज़रूरत लगा तो उसको मैं जोड़ने की कोशिश किया हूँ। तो यहीं पे चलिए वीडियो को अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा जिनको ज़रूरत हो। ज़रूरत नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए तो यहीं पर हम वीडियो को अंत करते हैं। मिलेंगे जल्द आपसे।